गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म का थर्ड चैप्टर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आप ये मान के चलो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जेई हो या नीट हो या आपके बोर्ड्स हो, बोर्ड्स में भी चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हर जगह इस टॉपिक की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे पूछे जाते हैं मैग्नेटिज्म के। आप ये मान के चलो कि मैग्नेटिज्म के अधिकांश न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से बनते हैं। ठीक, और ये आपको स्ट्रांगली कनेक्ट करता है नेक्स्ट चैप्टर जो कि अल्टरनेटिंग करंट के साथ है। क्लियर है बच्चों? साथ ही साथ मैग्नेटिज्म में सबसे इंटरेस्टिंग भी यही है। एक तो ये बात हो गई कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इंटरेस्टिंग भी है। मैग्नेटिज्म के सारे चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट के हिसाब से और इंटरेस्टिंग यही चैप्टर है। हर तरीके से ये इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो हम लोग आज अपनी पढ़ाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करते हैं, इसके लेक्चर नंबर 1 से। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस लेक्चर को पढ़ने के लिए जो पीछे का 2 चैप्टर था अपना, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, उसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहो। ठीक है ना, इसमें वहाँ के कॉन्सेप्ट्स भी यूज बहुत सारे होंगे, तो उन चैप्टर्स का स्ट्रॉन्ग लिंक है। क्लियर है? या इनफैक्ट ये कह लो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इसमें कैपेसिटर से भी कुछ रिलेशन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी से तो आएगा ही आएगा, मैग्नेटिक फोर्स से भी आएगा, मतलब सारे चैप्टर्स ही लिंक्ड है। तो आप रिवीजन तो अपना करते रहो। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहली बात, ये टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये कैसे आया? तो निश्चित तौर पे इसमें एक इलेक्ट्रिक वाला फैक्टर है और एक मैग्नेटिक वाला फैक्टर है, और ये चैप्टर इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को कहीं ना कहीं स्ट्रांगली लिंक्ड कर रहा है। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बायो-सावर्ट लॉ, जहाँ पे वायर में करंट फ्लो करता था और वो क्या प्रोड्यूस करता था? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि फ्लोइंग करंट जो वायर में फ्लो करता है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आती है कि ये नेचर अपने आप को एक बैलेंसिंग एक्ट में रखता है, इसका कन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए। कन्वर्स ट्रू कहने का मतलब क्या हुआ? इसका अपोजिट भी ट्रू होना चाहिए। अगर करंट से मैग्नेटिज्म आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी आना चाहिए। यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कहीं करंट की भी उत्पत्ति होगी, करंट भी पैदा होगा। आई बात समझ में? और इसी चीज को लेके एक जो बहुत महान साइंटिस्ट, जिनको पर्सनली मैं बहुत ग्रेट मानता हूं, क्योंकि देखो साइंटिस्ट सारे महान होते हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट ऐसे थे जिनके इस इन्वेंशन का यूज आज के डेट में डोमेस्टिकली आप सबसे ज़्यादा देखते हो। कोई कैसे? तो देखो, ये साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। क्लियर है? माइकल फैराडे ने पहले तो इस टॉपिक को इस नाम पे उठाया था कि वो अपना नॉलेज चेक कर रहे थे कि यार अगर मूविंग करंट से मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है तो मैग्नेटिज्म से क्या पैदा होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट तक पहुंचने का कुछ ना कुछ रास्ता होना चाहिए। पहले तो वो इसको एकेडमिक पर्पस से पढ़ रहे थे, एकेडमिक पर्पस मतलब फॉर नॉलेज, लेकिन बाद में उन्हें नहीं पता था कि उनका ये इन्वेंशन इस वर्ल्ड के सिविलियन लाइफ में इतनी बड़ी रिवॉल्यूशन ले आएगा। और माइकल फैराडे के इस थ्योरी की वजह से, इस इन्वेंशन की वजह से आप सोचो कि आज के डेट में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है आपके घर में, चाहे जितने भी आपके होम अप्लाइंसेस लाइक फैन, टीवी, एनीथिंग, कुछ भी जो चलता है आज फैराडे के इस इन्वेंशन की वजह से ही चलता है। जस्ट इमेजिन कि ये दुनिया विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगी।
तो आपके दिमाग में आएगा कि सर बैटरी भी तो है हमारे पास, बैटरी तो फैराडे से पहले से है, जो बैटरी पे हमने पूरा करंट पढ़ा डीसी। लेकिन बच्चे एक बात समझो, डीसी की जो यूज है वो बैटरी से निकलने वाली करंट की एक लिमिटेशन है। आप हैवी करंट इतने बड़े बड़े कंट्रीज के हर एक डोमेस्टिक सप्लाई के लिए या फैक्ट्रीज को चलाने के लिए आप सारा करंट उस बैटरी से विड्रॉ नहीं कर सकते। छोटे मोटे यूजेस आप कर सकते हैं, लेकिन हैवी करंट अगर आपको चाहिए तो आपको फैराडे के प्रिंसिपल से जनरेटर बनाना होगा और उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी निकालनी होगी। तो यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि ये चैप्टर का मतलब क्या है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चों एक नए टाइप का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ तो पहले भी हम लोग सीख चुके थे, लेकिन वो ईएमएफ केमिकल रिएक्शन से आता था। लेकिन इस चैप्टर में बच्चों जो ईएमएफ आएगा वो फैराडे के इस महान डिस्कवरी की वजह से आएगा, जहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो पैदा करेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूज करके हम लोग लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जैसा कि तुम जानते हो। ठीक है दोस्तों, ओके। तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम लोग बात करने जा रहे हैं दरअसल एक नए प्रकार के ईएमएफ का ही। और ये जो इंडक्शन वर्ड देख रहे हो ना, ये इंडक्शन उसी ईएमएफ के प्रोडक्शन की कहानी है। वो जो ईएमएफ पैदा होगा ना, उसी प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। केमिकली नहीं, कुछ अलग टाइप का, जो अपने को पढ़ना है अभी। ओके बच्चों, तो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आपको मैंने चैप्टर के बारे में समझाया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, चलो। अच्छा, एक बात और, आपको याद होगा जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए चार्ज चाहिए होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड था। व्हाई इट इज सो? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज से पैदा होता था। दैट्स वाई हम लोग उसको बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां तुम जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, देखना इस चैप्टर में ही, वो बिना चार्ज के ही पैदा होगा। और मैंने आपको बोला था कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे जो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, दे आर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो किसी चार्ज की वजह से पैदा नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, ये सारी चीजें इसमें हमें देखनी है। क्लियर? ओके, चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन ताज्जुब है कि चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो ना फैराडे से होगी और ना इंडक्शन वाले किसी लॉ से होगी। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कहोगे ये कैसे हो गया सर? तो क्योंकि बच्चे वो पूरा लॉ में एक टर्म बार बार यूज होगा, वो टर्म होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कहोगे मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। तो एग्जैक्टली जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था बच्चों, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जैसा एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। नो डिफरेंस। जैसे हमने वहां क्या एज्यूम किया था कि एक एरिया है, उससे EFLS क्रॉस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो उस जगह पे क्या पैदा करती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लाइक दैट यहां हम एज्यूम करेंगे कि एक एरिया है और उससे MFLS यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी और वो पैदा करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल। जिस तरीके से बच्चों वहां हमने ये पढ़ा था, हमने वहां पे पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। जिस तरीके से बच्चों वहां पे हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, यहां भी बच्चों दिस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर है? तो पहला टर्म अपना मैग्नेटिक फ्लक्स से है और आगे की बात आप सुनते जाओ। तो हेडिंग दे दो बच्चों, दिस इज लेक्चर 1। तो जो फर्स्ट अपना स्टेटमेंट आ रहा है किसके ऊपर? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया phi b। वहां हमने phi e पढ़ा था, दिस इज phi b। क्या है बच्चों, कैसे डिफाइन करोगे? तो कुछ भी नया नहीं है। इट इज नंबर ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through the given area, ठीक है, and mathematically it is given by following इक्वेशन। और मैथमेटिकली बच्चों इसको इस इक्वेशन से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो जरा ध्यान से, इक्वेशन क्या है। इक्वेशन सेम वही है जो आपने वहां पढ़ा है। इक्वेशन बच्चों बहुत सिंपल है, 5e इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऐसे था आपका। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करना है, बल्कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या करोगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट छोटा सा एरिया वेक्टर, सिंपल है। और ये आपका इसका जनरल फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट से पैदा हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इसमें अगर मान लो इफ बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका यूनिफॉर्म हुआ, क्या हुआ बच्चों, यूनिफॉर्म। ये अगर यूनिफॉर्म होगा तो बी आ जाएगा बाहर, तो ऑटोमेटिकली 5e जो होगा वो हो जाएगा बी डॉट डी ए, और एरिया वेक्टर को इंटीग्रेट करोगे तो सीधी बात है ए हो जाएगा, तो बी डॉट ए। तो बच्चों बी डॉट ए कब लगाओगे, क्लियर है, बी डॉट ए तब लगाओगे जब मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया वेक्टर के ऊपर क्या हो, यूनिफॉर्म। जैसे मान लो अगर हमने एक यहाँ पे एरिया ड्रॉ किया, ठीक है, सर्कुलर एरिया ड्रॉ किया, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे यूनिफॉर्म इस तरीके से, तो आप देख रहे हो ना इससे पास कर रहा है, तो निश्चित तौर पे ये फ्लक्स पैदा करेगा। अच्छा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है बच्चों, तो वो एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे मेरे हाथ को मान लो अगर एक एरिया है, तो ये जो पेन होगा ये आपका एरिया वेक्टर होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ऑटोमेटिकली बच्चों ये दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखो दोनों यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, और फील्ड आपका ये क्या है, यूनिफॉर्म, ये आपका यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है तो बहुत आराम से फ्लक्स इक्वल्स टू बी ए कॉस 0, तो सीधा आंसर आ जाएगा हमारा बी ए, है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल क्या है, सेम। लेकिन ये बी ए कब लगाओगे, बच्चे, तो ये बी ए तभी लगाओगे जब बी आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म। अदरवाइज आपको छोटे छोटे एरिया के ऊपर क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे। कहने का मतलब है पहले डी फाई निकालेंगे, डी फाई कैसे निकलेगा, बी डॉट डी ए, क्योंकि छोटा सा एरिया, देखो छोटे से एरिया के ऊपर तो बी को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, और छोटे से एरिया के ऊपर अगर बी को यूनिफॉर्म मान लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, छोटा सा फ्लक्स, और प्रॉपर तरीके से उसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट। अभी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे आपके सामने, आप देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले से आप फटाफट लिखो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं बच्चों कि जैसा कि तुमने देखा कि फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, है ना, और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। तो यानी फ्लक्स को डिसाइड करने वाला सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर नहीं है, उनके बीच का ये एंगल भी मैटर करता है। ये जो थीटा है दिस इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट
मेजर रोल प्ले करता है। जैसे मान लो कि अगर सोचो कि अगर कहीं पे आपका एरिया ऐसा हो, दिस इज एरिया, तो ऑटोमेटिकली जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली है, लाइक दिस, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप खुद सोच के देख सकते हो बच्चों कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, और इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो आप समझ सकते हो कि जब फ्लक्स निकालने जाओगे तो आप यहाँ पे फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा ही लिखोगे। कल को ये भी हो सकता है कि ये पूरा इस तरीके से प्लेन हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एरिया ऐसा रखा हुआ हो, है ना, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। और इस केस में अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वो तो अभी भी हॉरिजॉन्टल है। तो आप देखो कि एरिया को ऐसे रखने से क्या हुआ कि एरिया वेक्टर हो गया ऊपर एंड मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस केस में तो फ्लक्स आपका जीरो आएगा। एक तो मैथमेटिकली भी समझ सकते हो कि थीटा की वैल्यू 90 होगी इस केस में, फील्ड हॉरिजॉन्टल है और एरिया वेक्टर क्या है, वर्टिकल, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे सोचना चाहोगे तो ये जितनी भी लाइनें हैं, ये लाइनें सिर्फ इस एरिया को छूती हुई जा रही हैं। फ्लक्स के लिए क्या है, पास करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। ये तभी होगा जब किसी एंगल पे होगा, है ना, विच इज लेस देन 90 एरिया वेक्टर के साथ। अच्छा, एक बात और देखना, एग्जाम में तुम कंफ्यूज भी करते रहोगे, इन बातों पे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल है 90 डिग्री, लेकिन एरिया का जो प्लेन है, एरिया का प्लेन कौन सा एरिया होता है, कौन होता है जिसमें वो एरिया रखा हुआ है, तो एरिया का प्लेन ये हुआ। तो एरिया का प्लेन जो देखें तो ये जो फील्ड आपका पास कर रहा है बच्चों, ये इस प्लेन के पैरेलल है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक एरिया के प्लेन के पैरेलल फील्ड क्रॉस कर रहा है, तो बच्चे जल्दीबाजी में पैरेलल का मतलब एंगल जीरो ले लेते हैं। जब प्लेन पैरेलल होगा फील्ड के तो समझो एरिया वेक्टर के साथ वो 90 का एंगल बन रहा होगा। समझे ना, ध्यान देना कि वहां पे एरिया वेक्टर पैरेलल दिया हुआ है कि एरिया का प्लेन पैरेलल दिया हुआ है, दोनों अलग है। एरिया वेक्टर का पैरेलल होना तब तो कॉस जीरो करेंगे, लेकिन एरिया का प्लेन पैरेलल होने का मतलब हो गया उस केस में एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल 90 होगा। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में आप सेट रखेंगे। ओके, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स। एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स जो होता है बच्चों, ये होता है वेबर, जिसको WB से भी डिनोट करते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हो और टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो ये B का हो गया टेस्ला और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये इसको वेबर भी कह सकते हैं और ये इक्विवेलेंट किसके है आपका, टेस्ला मीटर स्क्वायर के। क्लियर। और ये थीटा की वजह से बच्चों प्लस माइनस एंड जीरो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, प्लस माइनस और जीरो कुछ भी हो सकता है। कौन, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड ये थोड़ी सी जानकारी थी। सिंपल, बहुत सिंपल है कि आपका एरिया को पास करने वाली लाइनें डिसाइड करती हैं कि वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, और मैथमेटिकली इसको अगर डिफाइन करना है तो B डॉट A से कर सकते हैं, अगर B यूनिफॉर्म है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो छोटे से एरिया के ऊपर इंटीग्रेट करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी मैं आपको दोनों टाइप के प्रॉब्लम करके दिखाता हूं, एक यूनिफॉर्म फील्ड वाला भी और एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वाला भी। क्लियर है, तो पहले आप इसे जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब देखो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r, ध्यान से देखना, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा at t equal to 0 angle between area vector and magnetic field is 0. Then find the magnetic flux through the loop as function of time t.
देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, इसलिए क्योंकि ये अभी इसका जो आउटकम है ये आपके पीछे पीछे चलने वाला है, इस चैप्टर में भी और अगला जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसमें भी, इसमें भी और ऑल्टरनेटिंग करंट में भी। ये ध्यान रखना, ये दोनों ही चैप्टर में आपका ये काम आएगा। तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझेंगे, ये मानते हुए कि ऐसा नहीं है कि यहाँ इससे पल्ले छूट गया, काम खत्म हो गया तो काम खत्म, ऐसा नहीं है, आपके साथ ये चलेगा। देखो पहली बात मैं क्वेश्चन जरा समझा दूं। देखो पहले तो ये डॉट्स दिख रहे होंगे, ग्रीन डॉट्स, ये बता रहा है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड है एंड इट इज कमिंग आउट, तुम्हारी तरफ है, ठीक है। और ये पर्पल लाइन से आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, और ये सर्कल का जो रेडियस है बच्चों, इस सर्कल का जो रेडियस है दिस इज आर, रेडियस कितना है आर। और ये डायमीटर के अबाउट, ये जो ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूं ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, कितने वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है ना, रोटेट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि आप बताओ कि फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो आप इसको सॉल्व करो, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं इसे देखता हूं, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। तो दोस्तों आपने इसे सॉल्व कर लिया, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा इसमें ना डायग्राम आपको समझना होगा। मान लो ये जो मार्कर है ब्लैक, इसको आप मान के चलो ये दिस इज मैग्नेटिक फील्ड जो तुम्हारी ओर है अभी, ठीक है। और ये मेरा हाथ जो है ये आपको इस लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डायमीटर के अबाउट घूम रहा है, मतलब ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे घूमेगा, ऐसे नाचेगा। और ये जो पेन देख रहे हो जो यहाँ पे है, ये मेरे हाथ पे देखो परपेंडिकुलर है, ये एरिया वेक्टर है। तो अगर मेरा ये हैंड, ये मेरा पाम अगर रोटेट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये एरिया वेक्टर भी रोटेट करेगा, क्योंकि इसके साथ ही लगा हुआ रहेगा और ये हमेशा इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, अगर ये पाम, ठीक है ना, ये जो पाम है अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है एज इट इज गिवन, तो ऑटोमेटिकली ये एरिया भी ओमेगा से घूम रहा होगा। बात समझ रहे हो ना दोस्त। तो अब देखो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और इनिशियली पाम ऐसे है। इट इज गिवन इन क्वेश्चन कि इनिशियल एंगल इन दोनों के बीच का 0 है, ये भी तुम्हारी तरफ, ये भी तुम्हारी तरफ। अब देखो क्या होगा, अब ये इनिशियली तो ये ऐसे है, लेकिन टाइम के साथ ये रोटेट होगा, तो रोटेट होगा तो आप बताओ एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर मान लो मेरा पाम 30 डिग्री से घूमेगा तो ऑटोमेटिकली ये एरिया वेक्टर भी 30 डिग्री से रोटेट होगा, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 30। तो बस बात तो क्लियर हो गई। तो टी के फंक्शन में निकालना है, तो सवाल ये उठता है कि ये टी टाइम में कितना घूमेगा। तो बच्चे आप जानते हो जिस तरीके से फॉर ट्रांसलेशनल मोशन जो हम लोग लिखते हैं बच्चों, ध्यान दो, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आपने पढ़ रखा है ना ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। ठीक इस तरीके से ही बच्चों रोटेशनल मोशन के लिए, यहां पे एंगुलर मोशन हो रहा है, जो सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, रोटेशनल सर्कुलर मोशन याद करो आप। तो रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए तो यहां पे अगर मान लो वो थीटा एंगल से रोटेट कर गया, तो थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनटू टी। मतलब थीटा की वैल्यू जो होगी वो ओमेगा टी होगी। क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी जो फ्लक्स होगा, यहां मैंने टी लिख दिया, मतलब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया हमने, क्योंकि अपने को पता है कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है बच्चों वो है बी नॉट के। के लिखने का मतलब है आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड। खैर कोई बात नहीं। तो यहां पे मैग्नीट्यूड हो गया बी नॉट, एरिया की जगह एरिया लिख दो इनटू कॉस थीटा। कितना सिंपल है बच्चों। तो यहां से देख लो ये हो गया बी नॉट
और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, और ये हो गया कॉस ओमेगा टी। तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हो कि द फ्लक्स ऑफ दिस लूप इज फंक्शन ऑफ टाइम टी। यू कैन सी कि ये जो फ्लक्स है बच्चों ये टाइम के फंक्शन में आ गया है ना। अब यहां पे एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ऐसे, जो आप देखेंगे एसी जनरेटर को जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस समय, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्न्स, आइडेंटिकल लूप, अगर मान लो यहां पे हमने एक लूप लेके डिस्कस किया, ऐसा भी तो हो सकता था कि ढेर सारे लूप एक दूसरे के ऊपर लपेटे हो, अब तब उनको हम लोग घुमा रहे होते। तो उस केस में यही फ्लक्स में क्या करना होता, तो ये जो पूरा लिखा हुआ है बच्चों, बस ये एक लूप का है। अगर ऐसे n लूप होते तो हर लूप का फ्लक्स ऐड होगा, स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधी सी बात है उस केस में हो जाता है NB, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी। समझ में आ रही है बात। तो ये आप, तो जब हम लोग जनरेटर के बारे में जिस समय पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग n नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो हमने यहाँ पे फ्लक्स निकाला, वो भी टाइम के फंक्शन में जो आपके सामने है, ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर हमें कोई ड्रॉ करने के लिए बोल दे कि यार इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाओ, तो पहली बात तो सुनो, ये जो आगे में जो भी है आपका ये क्या है, बी नॉट पाई आर स्क्वायर, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ये टाइम के साथ तो वेरी नहीं होंगे, टाइम के साथ वेरी करने वाला सिर्फ कौन है, कॉस की एंगल, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। तो सीधी सी बात है, हम लोग जरा ट्राई करें कि फ्लक्स को टाइम के फॉर्म में, ठीक है ना, सॉरी, फ्लक्स का टाइम के साथ टाइम के वर्सेस ग्राफ ड्रॉ करें। ओके, तो आप एक बार ग्राफ ड्रॉ करो, पहले इसको लिखो और ग्राफ ड्रॉ करो, फिर मैच कराना। ड्रॉ कर लिया आपने, चलो देखते हैं। अभी इक्वेशन अपना आया था फाई इक्वल्स टू बच्चों बी नॉट पाई आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। सीधी सी बात है, ये कॉस का ग्राफ हो गया। मैथमेटिक्स में आप जानते होंगे कॉस की ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, हालांकि हम लोग मैथ में जब ड्रॉ करते हैं तो नेगेटिव एक्सिस में भी लेके जाते हैं, नेगेटिव एक्स में भी, लेकिन आपको पता है ना यहाँ पे टाइम है, तो हम लोग स्टार्ट तो करेंगे t इक्वल टू 0 से ही, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉस का ग्राफ ड्रॉ करते, ठीक है, एंगल 0 के साथ, तो ये ग्राफ आपको याद होगा मैथमेटिक्स में कि ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो सीधी सी बात है, कॉस का ग्राफ ऐसा आएगा, क्योंकि आप जानते हो अगर मान लो यहाँ पे हमने ले लिया कॉस थीटा, ठीक है, और इस एक्सिस पे एंगल ले लिया थीटा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे आपको पता है कि कॉस क्या होता है, 1 प्लस 1। ये 90 पे कॉस 90 आपका हो जाता है 0। ये 180 हो गया बच्चों, तो 180 पे आपको पता है कॉस क्या हो जाता है, 180 पे कॉस -1 होता है, फिर 270 पे 0 होता है, फिर ये 360 पे आपका जो है कॉस फिर से 1 हो जाता है, एंड उसके बाद वो रिपीट होता चला जाता है। ये कॉस की ग्राफ है जो हम लोगों को पहले से पता है, और आज हमें पूरा भरोसा है कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए यहाँ भी। बस यहाँ पे फर्क ये है कि थीटा की जगह क्या है, यहाँ थीटा इज गिवन बाई ओमेगा इंटू टी, ठीक है ना, थीटा इज गिवन बाई ओमेगा इंटू टी। क्लियर। तो अभी अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चों, किसके बीच, तो ग्राफ ड्रॉ करना है फ्लक्स। तो सीधी सी बात है, अगर t इक्वल्स टू 0 लेते हो तो ऑटोमेटिकली थीटा हो गया 0, तो फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम करने का मतलब दिस होल थिंग, क्योंकि यहां से आपका 1 आएगा तो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है बी नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यों ना इसको फाई नॉट मान लो, फाई नॉट इज द मैक्सिमम फ्लक्स, तो प्लस फाई नॉट से ग्राफ शुरू होगा, t इक्वल टू 0 पे ये यहां पे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 90 डिग्री टर्न लेने में से कितना टाइम लगेगा, तो 90 डिग्री टर्न लेने में कितना टाइम लगेगा, तो 90 होने पे ओमेगा टी की वैल्यू जब 90 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स 0 होगा। तो 90, तो थीटा की जगह 90 यानी पाई बाई 2 रख दो,
तो पाई बाई 2 अगर रखोगे यहाँ पे तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू अगर हम लोग रख दें पाई बाई 2 ओमेगा। आ रही है बात समझ में? तो आप यहाँ रख के देखो, t की जगह पाई बाई 2 ओमेगा रखोगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो कॉस पाई बाई 2 मतलब 90 ही तो होता है। तो बच्चों ये यहाँ पे जब टाइम की वैल्यू कितनी होगी, t इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 ओमेगा। और आपको पता है ये क्या है, ये बच्चों है टोटल टाइम पीरियड। एक पूरा टर्न लेने में किसी भी लूप को कितना टाइम लगेगा, आप खुद सोचो। एक पूरा टर्न घूमने का मतलब है 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा को हम लोग कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड बोलते हैं। तो पाई बाई 2 ओमेगा को क्या बोलेंगे, तो कैपिटल टी का 1/4। तो सीधी सी बात है, इतना लंबा लिखने के बजाय क्यों ना हम लोग यहाँ पे लिख दें, क्यों ना हम लोग यहाँ पे बच्चों लिख दें सीधा t अपॉन 4। तो t अपॉन 4 पे ये ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है ना, मैचिंग मैचिंग है। फिर 180 का मतलब आधा साइकिल घूम जाएगा। आधा साइकिल घूमेगा मतलब कि अब आपका देखो t इक्वल्स टू क्या लिखोगे, पाई बाई ओमेगा। 180 एंगल है ना, 180, और पाई बाई ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो 2 पाई बाई ओमेगा को t बोलते हैं, तो पाई बाई ओमेगा को t बाई 2 बोलेंगे। तो t बाई 2 पे, ठीक है बच्चों, t बाई 2 पे ये ग्राफ ऐसे होगा, यानी फ्लक्स -φ0, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से ये इस तरीके से रिपीट करता जाएगा। ये कब आएगा बच्चों, तो ये मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ये आएगा 3t/4 पे, आप करके देख लो। और ये कब आएगा, तो ये कंप्लीट t पे आएगा। 3t/4 में क्यों बोल रहा हूँ, तो ये आपका 270 एंगल है ना, 270। और अगर 270 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 270 को लिखेंगे 3 पाई बाई 2 और ओमेगा, तो ऑटोमेटिकली ये 3t/4 होगा, है ना। 3 की जगह 3, अब पाई बाई 2 ओमेगा को t/4 लिख सकते हैं। एंड फाइनली t पे ये रिपीट हो जाएगा। तो ये इसका कर्व आ गया बच्चों, तो फाई वर्सेस टाइम का, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू रखते जाओ तो कॉस का ग्राफ ये रिपीट होगा। तो आप इसे देख लो आप ढंग से। तो बच्चों अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहां आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है वो नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा, और इस क्वेश्चन को इसी चैप्टर में हम लोग जब म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे तो वहां भी इस कॉन्सेप्ट का आपको फायदा मिलेगा। तो कोई भी जो आपको एग्जाम्पल करवाए जा रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, सबके पीछे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लॉजिक छुपा हुआ है। तो देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर लूप ऑफ साइड L, ठीक है ना बच्चों। तो एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड जो है वो L है, जैसा कि आप देख रहे हो। और क्या लिखा हुआ है, इज प्लेस्ड नियर एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। एक वायर है जो इन्फिनिटी तक करंट कैरी करके लेके जा रही है, स्ट्रेट वायर है, ओके, एज शोन इन फिगर। द वायर इज प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ लूप। देखो जिस प्लेन में आपका ये लूप रखा हुआ है उसी प्लेन से ये वायर जा रही है, ठीक है। इफ द करंट थ्रू वायर इज I0, अगर इस वायर से जाने वाला करंट I0 है, देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू द लूप। तो आप इस लूप के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करके देखो। और ये लूप जो है ये डिस्टेंस भी L है और इसका साइड भी कितना है, L। तो एक बार आप ट्राई करो खुद से, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। तो दोस्तों आपने क्या सॉल्व कर लिया इसे, तो देखो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहली बात, इस लूप के लिए अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। दिमाग लगाते हैं कैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। बच्चों ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो ये वायर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इस वायर में करंट जा रहा है, ठीक है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर वायर में करंट जा रहा हो तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो जिसके अकॉर्डिंग करंट के लॉन्ग अपने थंब को रखो और फिंगर्स को रखोगे इस तरफ, जहां भी फील्ड चाहिए, बाकी फिंगर्स को उधर ही रखते हैं। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि पाम हमारा इनवर्ड जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा। ये जो क्रॉस क्रॉस में बना रहा हूँ
इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो बच्चों यहाँ पे है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, अंदर की ओर। लेकिन अब एक पॉइंट है कि क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि बच्चों अपने को पता है कि इनफाइनाइट मैग्नेटिक वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवा रखा है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। एंड यू कैन सी दैट कि ये जो b है दिस इज फंक्शन ऑफ x। ये b किसका फंक्शन है बच्चों, x का। वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम वायर, जहां x क्या है, वायर से डिस्टेंस। तो अब खुद सोचो इस लूप का जो एरिया है, इस लूप का जो एरिया है, क्या एरिया का हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस यहां से सेम है, तो जवाब है नहीं। तो अपने को क्या करना होगा, तो ऐसे केस में अपने को पहले छोटा सा फ्लक्स निकालना होगा और उस छोटे से फ्लक्स को प्रॉपर लिमिट के साथ अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने को टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो अभी एक छोटा सा फ्लक्स एक छोटे से एरिया में निकालना होगा। तो सवाल है कि आखिर ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसमें एक ऐसा एलिमेंट्री एरिया कट करो, देखो यही दिमाग लगाना है, यही बच्चों दिमाग लगाना है कि ऐसा एलिमेंट्री एरिया कट करो जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, सेम। तो देखो कैसे दिमाग लगाएंगे। एक काम करते हैं बच्चों, वायर से x डिस्टेंस पे, वायर से बच्चों यहां पे x डिस्टेंस पे, वायर से कितनी दूरी पे, x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिया। ये देखो, अब एक बात बताना, ये जो हमने एक छोटा सा रेक्टेंगल काटा dx, ठीक है, ये छोटा सा रेक्टेंगल काटा, ये देखो मैं इसको ना मार्क कर दे रहा हूं। तो हम लोग क्या ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं कि ये जो x डिस्टेंस पे ये जो आपने एक रेक्टेंगल काटा है, इस रेक्टेंगल के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। कहोगे ऐसा क्यों, अरे हर एक पॉइंट यहां से x डिस्टेंस पे है। फिर तुम कहोगे सर थोड़ा सा तो यहाँ पे थिकनेस आ रहा है। तो बच्चों dx को इसलिए तो टेंस टू 0 रखा जाता है, dx जो होता है बहुत छोटा होता है ना, टेंस टू 0 होता है। तो ये मान के चलो ना कि जो बोर्ड पे दिख रहा है इतना बड़ा मत सोचना, जितना दिख रहा उसको और जितना स्मॉल कर सकते हो वो कर लो। तो इन सभी जगह पे एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो सेम हो सकती है। तो छोटा सा जो फ्लक्स लेंगे हम लोग d फाई, वो हो जाएगा b डॉट छोटा सा एरिया वेक्टर। अच्छा एरिया किधर होगा, तो बच्चों देखो फील्ड है इनवर्ड, ठीक, तो एरिया तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो आपकी तरफ होगा या तो इनवर्ड होगा। तो आप याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने कह दिया था कि ओपन एरिया में अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना किया हुआ हो तो एरिया उधर लिया करो जिससे फ्लक्स अपना प्लस आ जाए। अगर एरिया बाहर लोगे तो फ्लक्स अपना, फील्ड इनसाइड एरिया बाहर तो नेगेटिव। लेकिन मैंने कहा था कि आप ऐसा नॉर्मली ऐसा किया करो, अगर मेंशन किया हुआ रहता तब तो अलग बात है। तो एरिया इनवर्ड भी ले सकते हो, आउटवर्ड भी ले सकते हो, प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन हम लोग यहाँ इनवर्ड लेंगे ताकि फ्लक्स हमारा पॉजिटिव आए। तो छोटा सा फ्लक्स जो आ गया बच्चों, वो आ गया बी डी ए कॉस 0। कॉस 0 क्यों लिखा समझ में आया तुम्हें, एरिया वेक्टर भी इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड, छोटा सा एरिया। अब इसका छोटा सा एरिया, इस स्ट्रिप का छोटा सा एरिया जो होगा बच्चों वो कितना होगा, तो सीधी सी बात आप देखो ये है क्या, ये एक रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड कितनी होगी, ये वाली, ये L होगी और चौड़ाई कितनी है इसकी dx, है ना, छोटा सा मैंने बना दिया यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली लिखोगे d फाई इक्वल्स टू b इंटू एरिया की जगह आप लिख सकते हो लेंथ इंटू विड्थ, और cos 0 तो 1 हो जाएगा। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो x डिस्टेंस पे तुम जानते हो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी म्यू नॉट आई नॉट, क्योंकि करंट की वैल्यू भी आई नॉट है, अपॉन 2 पाई एक्स। तो जस्ट पुट दिस, तो ये आ गया बच्चों यहाँ पे हमें म्यू नॉट, उसके बाद आई नॉट, एल की जगह एल हो गया, dx की जगह dx हो गया, डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स। क्लियर है।
अब देखो, अब अपने को क्या चाहिए था बच्चों, तो अपने को चाहिए था नेट फ्लक्स। तो ऑटोमेटिकली फाई इक्वल्स टू डी फाई का इंटीग्रेशन, डी फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पे क्या करना होगा, तो डी फाई की वैल्यू ये आ रही है, तो इसमें कौन कौन सा कांस्टेंट है, म्यू नॉट, आई नॉट, एल और 2 पाई कांस्टेंट्स हैं, तो इनको बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई नॉट एल अपॉन 2 पाई। और इनसाइड क्या रह गया बच्चों, तो इनसाइड रह गया dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स। और x का लिमिट लो, देखो ऐसे ऐसे जो स्ट्राइप हैं वो कहां से कट करोगे, एल डिस्ट यहां से कट करना शुरू करोगे, यहां से कट करना शुरू करोगे और यहां तक कट कर सकते हो। तो लोअर लिमिट यानी x की वैल्यू l होगी और अपर लिमिट जो होगी यहां तक यानी 2l, क्योंकि ये l प्लस 2l, तो टोटल 2l हो गया ना यहां से डिस्टेंस। तो बच्चों जो लिमिट लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग लिमिट लेंगे वो कहाँ से कहाँ लेंगे, L से 2L। ओके, तो चलो अब देखते हैं इसको, थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। अब L से 2L, तो देखो dx बाई एक्स का हो जाता है, पता है आपको log x, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई नॉट L अपॉन 2 पाई और यहां पे ln log ln x, और कहां से कहां लिमिट लोगे, L से 2L। तो एक बार x की जगह आप 2L डाल दो, एक बार x की जगह L, तो log 2L माइनस log L, ठीक है ना। तो आप जानते हो उसका क्या फाइनल आंसर आने वाला है, तो म्यू नॉट आई नॉट L अपॉन 2 पाई और ये हो जाएगा log ln 2L अपॉन L, क्योंकि log m माइनस log n हो जाता है log m अपॉन n, तो ऊपर में 2L नीचे में L, तो बच्चों ये 2L अपॉन L जो हो जाएगा आपका, तो LL कैंसिल हो जाएगा, तो ln2। तो ये इसका फ्लक्स कैलकुलेट होके आएगा। तो आप देख लो आपसे सॉल्व हुआ या ना हुआ हो। तो आपने यहाँ पे देखा कि आखिर हमने क्यों छोटा सा एरिया लिया, इंटीग्रेशन हमने कैसे किया, लिमिट कैसे ले क्या किया, हमने हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे लिख लो। तो बच्चों अब हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको फ्लक्स का आइडिया लग गया होगा, क्लियर है। अब तुम्हें कुछ देर में पता चलेगा कि आखिर हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ाई क्यों की। अब अपना हेडिंग देखो, आप हेडिंग देखो, हेडिंग क्या दिया हुआ है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अब देखो ये लॉ के नाम पे मत जाना, लॉ से ऐसा लगता है कि सारा काम फैराडे ने अकेले ही किया है, मतलब ऐसा और किसी ने कोई काम नहीं किया होगा, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। देखो सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी, वो यूनाइटेड स्टेट्स के थे, ठीक है ना, और फैराडे यूरोपियन थे। तो ये दोनों ऐसा नहीं है कि एक साथ काम कर रहे थे, ये दोनों अलग अलग प्लेस पे काम कर रहे थे ऑन सेम असाइनमेंट, जो कि आपका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो दोनों एक साथ एक लैब में नहीं थे, वो अलग अलग लैब में थे, लेकिन काम सेम कर रहे थे और फाइनली दोनों ने ही कंक्लूजन निकाला। तो इसका जो श्रेय है, इसकी जो क्रेडिट है, इन दोनों को दी जानी चाहिए और दी भी गई है। लेकिन लॉ तो किसी एक के नाम पे होता तो फैराडे के नाम पे, क्योंकि इनका वर्क पहले पब्लिश हो गया, तो लॉ किसके नाम पे आ गया बच्चों, फैराडे के नाम पे। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ये फैराडे और हेनरी दोनों के द्वारा किया गया था, ठीक। अब अगला 10 to 15 मिनट्स आप पूरा कंसंट्रेशन डालेंगे, ठीक है ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। फैराडे और हेनरी ने कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें से 2-3 हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और उसके आधार पे हम लोग कंक्लूजन फाइनली निकाल देंगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, अब एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना, पहले ज़्यादा सुनना, फिर बाद में हम लोग इसको लिखेंगे। दोस्तों ये आप हेडिंग दे देना, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे थे, हम लोग यानी फैराडे। फैराडे काम करना चाह रहे थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को
किसी भी तरीके से चेंज किया जाए, कुछ किया जाए जिससे कि वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाए, रिवर्स करना चाह रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसा करे कि कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाए। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट तभी आएगा जब ईएमएफ आएगा, मतलब उनका मकसद था कि वहां पे ईएमएफ आ जाए। तो इसके लिए उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया और उस अरेंजमेंट के आधार पे वो फिर कंक्लूजन ड्रॉ किए आफ्टर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स। तो देखो, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो फेमस एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं उसका डायग्राम बना देता हूं, फिर देखना आप। तो बच्चों देखो, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया, ठीक है ना। टाइम सेव करने के लिए मैंने डायग्राम बना दिया। फिर आप देखो, अब यहां पे उन्होंने क्या किया कि ढेर सारे सर्कुलर कॉइल्स लिए। कॉइल्स मतलब समझ रहे हो, वायर की लूप, और इस लूप को उन्होंने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर से, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है आपको पता है? गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करता है। अगर करंट कहीं है तो वो कॉइल जो है इसमें जो आपको वो जो आप दिख रहा है ना आपको नेडल, वो डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। चलो, ये हो गया। इसमें कहीं कोई बैटरी नहीं है, जो अभी तक कन्वेंशनल हम लोग सोच के चलते थे करंट वहीं पे होगा जहां बैटरी होगी। तो यू कैन सी कि यहां पे कोई बैटरी वगैरह नहीं है। अब क्या हुआ कि वो इस कॉइल के तरफ इस मैग्नेट को, अब ये मैग्नेट एक बार मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है बच्चों? बार मैग्नेट। आपने मैग्नेटिक फील्ड में देखा होगा, इसके लिए मैंने MFLS ड्रॉ किया था, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया था, और आपको याद भी होगा कि ये कैसे होता है। तो बच्चों याद करो, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर हम लोग शो करना चाहेंगे तो आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हैं इस तरीके से, है ना। नॉर्थ पोल से बाहर आते हैं इस तरीके से, और ये सारे लाइन जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्लोज लूप बनाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था। तो अब इसका मतलब है कि ये लाइंस जो है आपको पता होगा कि ये दूर कहीं घूम के वापस इधर साउथ पोल से भी अंदर आएगा, है ना। ये ऐसे आएगा और अंदर में ये कंटिन्यू हो जाएगा। ये लाइंस जो हैं ये कंटिन्यू हो जाएंगे अंदर में साउथ टू नॉर्थ, और बाहर ये दूर कहीं घूम के वापस आएगा। एक दो हम लोग क्लोज लूप शो कर देते हैं ताकि आपको इस बात की जानकारी मिल जाए कि देखो ये क्लोज लूप शो कर रहा है, ठीक है। चलो, तो आप देखो इस तरीके से इस लूप के सामने हम लोग एक बार मैग्नेट को, अब ये तो ढक ही गया लगभग, अब दिख भी नहीं रहा, तो आप ये मान के चलो कि ये आपका क्या है? नॉर्थ पोल। दिस इज नॉर्थ पोल, और ये क्या है बच्चों? साउथ पोल। तो आपने क्या किया? नॉर्थ पोल को इस कॉइल के तरफ अप्रोच करवाना शुरू किया। यानी फैराडे और हेनरी ने, बार बार मैं हेनरी का भी नाम लूंगा, उनके एक्सपेरिमेंट्स में क्या हुआ कि इस कॉइल के तरफ उन्होंने बार मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवाना शुरू किया। तो उन्होंने क्या पाया? जैसे ही नॉर्थ पोल लेके हम लोग इस कॉइल के तरफ जा रहे हैं, यहां पे डिफ्लेक्शन दिखा। अब ये चौंकाने वाली बात है, अगर इसके तरफ ले जा रहे हैं और यहां डिफ्लेक्शन दिख रहा है, यानी कि एक्सपेरिमेंट में उन्होंने नॉर्थ पोल को अगर अप्रोच करवाया विथ सर्टेन वेलोसिटी इस कॉइल की तरफ, तो यहां पे डिफ्लेक्शन शुरू हुआ, मतलब करंट फ्लो हुआ। क्लियर? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, और जैसे ही वो कॉइल के नजदीक ले जाके इसको रोक दिए, रेस्ट में रख दिए, तो डिफ्लेक्शन गायब, मतलब करंट गायब। मतलब सुनो मेरी बात, जब तक हम नॉर्थ पोल को लेके इसकी तरफ दौड़ते रहे तब तक इसमें डिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन जब एकदम पास आके हम लोग ने मैग्नेट को रेस्ट में रख दिया, डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। मतलब डिफ्लेक्शन तभी तक दिखा जब तक कि ये बार मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रहा था। क्लियर? चलो, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने इस बार मैग्नेट को इधर नॉर्थ पोल ही मान के चलो, उसको फिर उन्होंने अब दूर ले जाना शुरू कर दिया। पहले नजदीक लेके आए, अब कहां ले जा रहे हैं? दूर ले जा रहे हैं। फिर डिफ्लेक्शन दिखा, फिर डिफ्लेक्शन दिखा,
लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिखा, वो गैल्वेनोमीटर से पता चल गया। इसका मतलब ये है कि जब नॉर्थ पोल लेके हम लोग लूप के नज़दीक आ रहे थे तो करंट की एक खास डायरेक्शन होगी, और जब दूर लेके जा रहे हैं तब भी करंट फ्लो हुई, लेकिन अपोजिट। मान लो एक बार क्लॉकवाइज में फ्लो हुई होगी तो दूसरी बार एंटी क्लॉक। तो इसका मतलब है एक तो नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं तब करंट आ रहा है, और ले जाते समय भी आ रहा है, दोनों टाइम करंट आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन करंट का अपोजिट हो जा रहा है। हाँ, लूप के नजदीक लाके रोक दे रहे हैं, नो करंट। दूर में रोके हुए हैं, नो करंट। क्लियर? चलो अब इसमें एक और चेंज करते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि चलो ऐसा करते हैं, नॉर्थ की बजाय इस बार साउथ को लेके दौड़ते हैं। अब साउथ पोल को लेके दौड़े कॉइल की तरफ, तो बच्चों इस बार भी करंट आया, लेकिन इस बार करंट उल्टा आया। किसके उल्टा? जब नॉर्थ पोल को लेके दौड़े थे उस समय के अपेक्षा जब आप साउथ को लेके गए तो करंट आया जरूर, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। क्लियर? ठीक इसी तरीके से अगर साउथ को लेके दूर गए तो भी करंट आया, लेकिन वो भी साउथ के आने वाले के रिवर्स में हुआ। मतलब तुम ये ऐसे सुन लो कि नॉर्थ को लेके आए तो एक खास डायरेक्शन में मूव हुआ, नॉर्थ को लेके गए तो उसके अपोजिट हुआ, साउथ को लेके आए तो फिर एक खास डायरेक्शन में हुआ, लेकिन वो नॉर्थ के लाने वाले के ठीक अपोजिट। तो इसका मतलब यहां अपोजिट वाला दो बार ही हो रहा है। साउथ नॉर्थ में भी फर्क करने से करंट अपोजिट हो जा रहा है, और लाने और ले जाने में भी अपोजिट हो रहा है। बात समझे ना? नॉर्थ को लेके आए और साउथ को लेके आए तब भी अपोजिट, या नॉर्थ को लेके आए और नॉर्थ को लेके गए तब भी अपोजिट। बात समझ में आ रही है ना तुम्हें? चलो ये हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, आगे सुनते जाना। फिर क्या किया कि इस बार उन्होंने मैग्नेट को रेस्ट में रहने दिया और इस कॉइल को ही मूव करवाया। देखो ध्यान दो, मैग्नेट रेस्ट में, लेकिन उन्होंने किसको मूव करवाया? कॉइल को। और आश्चर्य की बात है कि तब भी यहां करंट आया। इसका मतलब है कि मैटर ये नहीं करता है कि मैग्नेट मूव करे, मैटर ये करता है कि मैग्नेट मूव करे चाहे कॉइल मूव करे, इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। मतलब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए, चाहे कॉइल चल रहा हो या मैग्नेट चल रहा हो। अगर ऐसा हो कि मैग्नेट भी चल रहा हो और कॉइल भी सेम डायरेक्शन में चल रहा हो, तो देखो ये जितनी वेलोसिटी से चल रहा है ये सेम वेलोसिटी से, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। मतलब तुम एक बात समझ रहे हो मेरी, कि हर हालत में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, चाहे वो डिस्टेंस मैग्नेट के मूव करवाने को लेके हो या कॉइल को। और उसमें भी क्या होना चाहिए? चेंज। चेंज का मतलब बढ़ना भी घटना भी। इसलिए तो जब आ रहा है तब भी करंट आ रहा है, और जब जा रहा है तब भी करंट आ रहा है। मतलब है इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होने से। तुम कहोगे कि सर डिस्टेंस के चेंज होने से ऐसा क्या हो जा रहा होगा? तो अब क्लियर होगा, वही तो फैराडे ने एक्सप्लेन किया। आ रही है ना बात समझ में? चलो अब क्या है बच्चों कि यहां पे एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अब एक और ट्विस्ट करते हैं। एक बार हम लोग मैग्नेट को लेके आए 2 मीटर पर सेकेंड से, तब हमने डिफ्लेक्शन देखा कि कितना करंट आया। एक बार हम लोग मैग्नेट को 4 मीटर पर सेकेंड से लेके आए, तो हमने क्या गौर किया कि जब मैग्नेट को लेके हम लोग आ रहे थे बच्चों, तो मैग्नेट के स्पीड से करंट का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है। जब स्लो लेके आए तो करंट की वैल्यू कम थी, और जब वेरी फास्ट लेके आए तो करंट की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा। यानी करंट का वैल्यू जो है वो मैग्नेट के स्पीड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। समझ गए ना? एक तो नॉर्थ साउथ पोल से ये डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है, और किस वेलोसिटी से तुम कैरी कर रहे हो इससे तुम्हें ये पता चल रहा है कि करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब ये था एक्सपेरिमेंट, लेकिन अभी तक हमने केवल एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस देखे, इसका आउटकम नहीं देखा है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे तुम्हें इसका ऑब्जर्वेशंस लिख देता हूं, क्योंकि तुम्हें बोर्ड के भी तो एग्जाम देने हैं। वहां पे ये आ सकता है कि फैराडे के एक्सपेरिमेंट को लिखो। तो ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हैं, सारे एक्सपेरिमेंट तो नहीं, ये सबसे फेमस है। समझा मैं सभी दूंगा, लेकिन लिखना आपको किसी एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो इसके बारे में मैं लिख देता हूं। अब बाकी एक्सपेरिमेंट्स में समझाऊंगा अभी। क्लियर है ना? तो चलो ओके, मैं अब इसकी थियरी लिख देता हूं।
तो दोस्तों मैंने इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन आप इसको एकदम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है, साथ ही साथ हो सकता है एग्जाम में भी आपको लिखना पड़े बोर्ड में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन डायग्राम शोन ए बार मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल, देन इट इज ऑब्जर्व दैट पॉइंटर इन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स। पॉइंटर यही जो आपका है ना निडल, इसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। ये डायग्राम भी आप बना लेंगे, ठीक है। पॉइंटर इन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स, क्यों डिफ्लेक्ट करेगा? क्योंकि करंट फ्लो होगा। व्हेन मैग्नेट इज पुल्ड अवे, अगर मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो फ्रॉम द कॉइल, पॉइंटर अगेन शोज डिफ्लेक्शन। पॉइंटर फिर डिफ्लेक्शन शो करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। सेम ऑब्जर्वेशन विल अकर इफ वी मूव। सेम ऑब्जर्वेशन मिलेगा अगर हम लोग किसको लेके चलेंगे? साउथ पोल को। तो पहले आप इसे लिख लो वीडियो पॉज करके, फिर मैं आगे लिखता हूं। चलो बच्चों, तो देखते हैं। तो हमने क्या लिखा था? पहले हमने लिखा था कि सेम ऑब्जर्वेशन विल अकर इफ वी मूव। तो वो प्रीवियस पेज का था। अब इस पेज पे देखो मैंने क्या लिखा है, साउथ पोल मूव टूवर्ड्स और अवे, दोनों एक साथ मैंने लिख दिया। मूव टूवर्ड्स ऑब्लिक अवे, या तो दूर ले जाओ, नजदीक ले जाओ फ्रॉम द कॉइल। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, वही चीज जैसे देखो पहले ही लिखा ना हमने कि देखो पूरा स्टेटमेंट देखो, ये थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया उस पेज से इस पेज पे। सेम ऑब्जर्वेशन विल अकर इफ वी मूव साउथ पोल टूवर्ड्स ऑब्लिक अवे। अच्छा, मूव मैंने पहले लिख दिया, इसको नहीं लिखना। टूवर्ड्स ऑब्लिक अवे फ्रॉम द कॉइल। ओके, चलो फिर आगे देखो। आप पेज पे कंफ्यूज मत करना, वो प्रीवियस पेज का था, ये इस पेज का है। फिर देखो आगे क्या मैंने लिखा है, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ध्यान से रखना, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन व्हेन मैग्नेट रिमेन्स एट रेस्ट। जब मैग्नेट रेस्ट में रहेगा, चाहे नजदीक चाहे दूर, तो डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, मतलब करंट इंड्यूस नहीं होगा, उसका मूव करना जरूरी है। इफ द होल प्रोसेस इज कैरिड बाय फिक्सिंग मैग्नेट एंड मूविंग द कॉइल, देन अगेन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। अगर मान लो पूरे प्रोसेस को किया जाता है मैग्नेट को फिक्स करके एंड बाय मूविंग द कॉइल, आपको वही ऑब्जर्वेशन फिर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वहां पे डिफ्लेक्शन होगा। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। इट मीन्स देयर विल बी इंडक्शन ऑफ करंट व्हेन देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। इससे ये साबित हो जाता है बच्चों कि जब जब इन दोनों के बीच में, कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तब तब आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एक और लिख दिया यहाँ पे लास्ट में रेड कलर से, देखो जरा ध्यान से। यहाँ मैंने लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये अपने को नोट कर लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। जो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कॉइल, कितना फास्ट नजदीक ले जा रहे हो या दूर ले जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी वीडियो पॉज करके लिख लो। फिर हम लोग अब देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन की, आखिर ऐसा क्यों हुआ और फैराडे ने क्या एक्सप्लेन किया, और आपको अब कुछ कुछ समझ में भी आ गया होगा। देखो हम लोग प्रीवियस डायग्राम में चलते हैं। जो डायग्राम अपना था, एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम था वो ये था। आप जरा ध्यान से देखो हमने क्या किया था बच्चों। तो हमने इस मैग्नेट को, जो ये मैग्नेट था अपना यहाँ पे, इस मैग्नेट को हमने वेलोसिटी दी थी इसके तरफ, ठीक। जब आप मैग्नेट को नजदीक लेके आ रहे हो, इसके नजदीक लेके आ रहे हो, तो हो क्या रहा है बच्चे। तो देखो यहां से जो MFLS है, अब देखो इसमें से कुछ MFLS, अभी मान लो कि 2 MFLS, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से पास कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसके नजदीक लाओगे, ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस इस लूप से क्रॉस करेंगी कि नहीं। जैसे मान लो ये 2 ला रहे हो, ये और नजदीक लाओगे तो ये दोनों भी यहां से क्रॉस करेंगी।
और नज़दीक लाओगे तो ये लाइंस भी यहाँ से क्रॉस करेंगी। तो जब तुम मैग्नेट को कॉइल के नज़दीक ला रहे हो तो तुम देख पा रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर क्रॉस कर रही हैं। तो उसका क्या परिणाम निकलेगा? तो अभी हमने पढ़ा था कि फ्लक्स जो डिफाइन करते हैं वो एरिया से पास होने वाले लाइंस के आधार पे। तो सीधी सी बात है, अगर मैग्नेट को नज़दीक लाओगे तो बच्चों वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें क्रॉस करेगी, मतलब फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। और जब इसको दूर ले जाओगे तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। मतलब ये सारा खेल फ्लक्स का है। जब नज़दीक लेके आ रहे हैं तो लाइंस की संख्या बढ़ रही हैं, जब दूर लेके जा रहे हैं तो लाइंस की संख्या घट रही हैं। और जब नज़दीक ले जाके रोक दिया, अगर हमने मान लो रेस्ट में कर दिया, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गई। तो इसका मतलब है कि पास लाते समय फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, दूर ले जाते समय फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। नज़दीक पे जाके आपने रख दिया सिर्फ तो फ्लक्स हो गया कांस्टेंट। ये काम आप मैग्नेट के बजाय कॉइल को भी नज़दीक लाके और दूर ले जाके कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ फ्लक्स चेंज होना चाहिए। उसमें भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्लक्स बढ़ना चाहिए या फ्लक्स घटना चाहिए। कुछ भी हो, चेंज होना चाहिए, बदलाव आनी चाहिए, तब जाके वहां पे क्या हो जा रहा है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है जो वहां पे करंट पैदा कर दे रहा है इस लूप में। मतलब फैराडे ने यहां से क्या आर्ग्यूमेंट लगाया कि अगर किसी कॉइल के थ्रू जाने वाला फ्लक्स किसी भी तरीके से बढ़ा दो, चाहे मैग्नेट को नज़दीक ले आओ, चाहे कॉइल को नज़दीक ले आओ, या फिर आप फ्लक्स को घटा दो, चाहे कॉइल को दूर ले जाओ या मैग्नेट को दूर ले जाओ, चाहे नॉर्थ पोल को लाओ, साउथ पोल को लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को एक कंडीशन चाहिए, वहां पे वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, यानी फ्लक्स बदलता हुआ चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। अभी बार बार मैं चेंज वर्ड यूज कर रहा हूं, बदलना, या तो बढ़ना या तो घटना, दोनों चलेगा। तो वहां पे आपका ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो करंट चलाएगा। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि सर नज़दीक ले जाएंगे तो फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मैग्नेट रोक देंगे तब तो करंट चलते रहे। नहीं, इसको अस्थाई यानी कांस्टेंट से दुश्मनी है। फैराडे का कहना है कि सीएमएफ को कांस्टेंट वर्ड से दुश्मनी है। फ्लक्स कितना भी ज़्यादा हो, अगर वो कांस्टेंट है तो वो किसी काम का नहीं है। मतलब इसको किस चीज़ से मतलब है बच्चों? बदलते हुए फ्लक्स से। और वो मैग्नेट के ले जाने लाने से भी हो सकता है, कॉइल के भी लाने ले जाने से हो सकता है। जितना तेजी से ले आओगे फ्लक्स के बदलने का दर उतना ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, फैराडे ने यहाँ क्या बोला कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट कॉइल। सिंपल है, देखो कितना सिंपल है, आराम से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लिए। और जितने भी एक्सपेरिमेंट अब किए जाएंगे उन सब में यही थ्योरी होगी। बार बार तुम्हें एक ही चीज दिखेगा कि आपका फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, चाहे कोई भी तरीके से आप चेंज करवाओ, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज करवाओगे, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा और उससे आपका करंट भी पैदा होगा। क्लियर है दोस्तों? तो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में देखें, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग लिख देते हैं, है ना? और उसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट्स में आपको दिखाऊंगा। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट है पहले एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट। फैराडे प्रपोज्ड दैट if we change the magnetic flux through coil by any means with respect to time, यहाँ टाइम छूट गया बच्चों, with respect to time, then there will be induction of EMF and current। तो बच्चों वहाँ पे करंट और EMF का इंडक्शन होगा, मतलब वो इंड्यूस्ड होंगे। The magnitude of induced EMF will be equal to rate of change of magnetic flux। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट ऑफ चेंज है वो डिसाइड करेगा बच्चों
कि आपका मैग्नीट्यूड ईएमएफ का क्या होना चाहिए, और उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मेट जो फैराडे ने दिया वो इस तरीके से दिया, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, है ना। इसको मॉड में मैंने इसलिए लगा दिया है क्योंकि देखो ईएमएफ में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, याद है ना, बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तभी तुम लोग करंट का डायरेक्शन डिफाइन कर पाएंगे। तो फैराडे ने जो अपना ओरिजिनल लॉ प्रपोज किया था उसमें वो साइन के बारे में बात नहीं की। इसके लिए हम लोग एक और साइंटिस्ट को लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दैट्स वाई मैंने अभी सिर्फ यहाँ मॉड डाल दिया है, मतलब अभी मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, वही मैंने लिखा ओनली मैग्नीट्यूड। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये अपना है, दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। ये अपना मैथमेटिकल फॉर्म है किसका बच्चों, फैराडेज लॉ का, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमने नेगेटिव साइन का यूज नहीं किया है, आपको देखा होगा अपने बुक में, वो आएगा, वो साइन नेक्स्ट क्लास में आएगा बच्चों, देखना आप। तो यहाँ पे आपने देखा कि फैराडे ने कहा कि बस आप फ्लक्स चेंज करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसका जो रेट है चेंज करने का वो आपका इक्वल होगा किसके, ईएमएफ के, ठीक है ना। तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हम लोग निकाल सकते हैं। कभी एवरेज निकालना होगा तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी कर लेंगे, इंस्टेंटेनियस के लिए डी फाई बाई डी टी करेंगे। ओके बच्चों, तो इसे आप लिख लो, ये उस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के नीचे लिख दोगे इसको लॉ के फॉर्म में, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब फिर हम लोग जब साइन को करेंगे तब कंप्लीट लॉ एक बार हम लोग फिर से लिखेंगे, क्लियर है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन इस तरीके से लिखना है। अब मैं दो एक्सपेरिमेंट और आपको बताता हूँ जो बस आपको डिस्कशन के लिए है, लिखने के लिए नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको जल्दी से राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों कुछ और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे देखो, ये कॉइल एक गैल्वेनोमीटर के साथ है विदाउट बैटरी, और एक ऐसा ही कॉइल है लेकिन इसमें हमने वो केमिकल बैटरी लगा दिया जो हम पहले से बैटरी, जिस बैटरी को जानते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये बैटरी इसमें एक करंट चलाएगी, और आपको पता होगा बच्चों मैग्नेटिक फोर्स एंड फील्ड वाले चैप्टर में कि जब करंट दौड़ता है, जब करंट घूमता है, तो ये कॉइल जो है आपका, ये भी एक बार मैग्नेट की तरह कन्वर्ट हो जाता है। आपको याद होगा ये MFLS मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, जो इससे पहले वाला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फोर्स एंड फील्ड वाला, तो उसमें आपको याद होगा कि ये भी एक प्रकार का बार मैग्नेट का रोल प्ले करता है। इसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो बच्चों अगर मान लो बार मैग्नेट की जगह इसमें बैटरी से करंट दौड़ा दें और इसको लेके इसकी तरफ आ जाएं, तो फिर हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ फिर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो बात तो वही हो गई, अब फिर से लिखने का तो कुछ मतलब है नहीं, सारी एक्सप्लेनेशन तो वही है ना बच्चों। बस फर्क ये आ रहा है कि यहाँ बार मैग्नेट के बजाय इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये करंट से पैदा, जो हम लोग करंट पैदा कर रहे हैं उससे ये मैग्नेटिज्म पैदा हुआ है, दैट्स वाई इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हैं। इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसमें करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, क्लियर है। फिर ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट और देखो, मान लो कि इस एरिया में आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ब्लू कलर से मैंने डॉट डॉट बना दिया, सॉरी क्रॉस क्रॉस अंदर की ओर, और ये आपका कॉइल है। ये क्या है बच्चों, कॉइल, एक कॉइल को रख दिया, और ये फील्ड जो है बच्चों ये आपका टाइम का फंक्शन है, देख लो B इक्वल्स टू B0t, यानी फील्ड टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब वो कैसे चेंज हो रहा है, उसके लिए बहुत सारा उपाय है कि जिस कॉइल से आपने करंट पैदा, जिस कॉइल्स का ये मैग्नेटिक फील्ड है उसके करंट को ही चेंज करो, है ना। तो ये फील्ड जो है टाइम वेरिएबल है, तो ये जो टाइम वेरिएबल फील्ड जो फ्लक्स पैदा करेगा तो ऑटोमेटिकली वो भी टाइम वेरिएबल फ्लक्स ही पैदा करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से ही तो फ्लक्स पैदा होगा इस कॉइल के थ्रू। तो जो फ्लक्स पैदा होगा बच्चों वो भी टाइम का फंक्शन होगा, और जैसे ही टाइम का फंक्शन होगा तो फैराडे का कहना है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो आप कह सकते हो कि इस कॉइल में करंट मूव करेगा। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो अगले क्लास में आएंगे आपके सामने में क्वेश्चन के फॉर्म में। अब हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में इन चीज़ों को देखेंगे, और एक हम लोग ईएमएफ के डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे, जिसके लिए एक साइंटिस्ट आएंगे, लेंज। ओके बच्चों, तो लेंज लॉ पढ़ेंगे जो यहाँ पे आके फैराडे के लॉ को कंप्लीट करेंगे।
फैराडे ने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया था, डायरेक्शन के लिए हमें लेंस से संपर्क करना होगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलो।